सौरभ हत्याकांड में पत्नी और प्रेमी को मिली फांसी की सजा। पूरे देश की निगाहें फैसले पर टिकी थीं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा दी है। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था और अब इंसाफ का फैसला सामने आ चुका है। कुछ समय पहले मेरठ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने शव के 15 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को ड्रम में डालकर सीमेंट से पैक कर दिया। उन्होंने सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। आखिरकार वह दिन आ ही गई। मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन मुस्कान और साहिल की फांसी की तारीख क्या तय हुई है, इसे बताने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य से रूबरू करवाना चाहती हूँ, जिससे आपको भारत में फांसी से जुड़े सभी पहलू पूरी तरह समझ आ जाएं। भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद से अब तक 1414 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन सिर्फ 57 लोगों को ही फांसी दी गई। स्वतंत्र भारत में पहली फांसी नाथूराम गोडसे को दी गई थी और अंतिम फांसी 20 मार्च 2020 को निर्भया केस के 4 दोषियों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को दी गई थी। और अब 20 मार्च 2020 के बाद पहली बार फिर से किसी को फांसी दी जाएगी। ये कोई और नहीं बल्कि मुस्कान और साहिल हैं। लेकिन फांसी की तारीख और समय क्या होगा, यह जानने से पहले आइए इस केस पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि जेल में इस वक्त मुस्कान और साहिल की मौजूदा हालत क्या है। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले मुस्कान और साहिल के कदम ने न केवल पुलिस बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मामले की गहराई से जांच पड़ताल जारी है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए राज सामने आ रहे हैं। पुलिस पूछताछ और फॉरेंसिक जांच से जो नई जानकारी सामने आई है वह और भी चौंकाने वाली है। शुरुआती जांच में यह माना जा रहा था कि हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी और उसी के तहत सौरभ को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन अब जांच से पता चला है कि मुस्कान और साहिल का असली प्लान कुछ और था। उन्होंने इस हत्या को एक अलग तरीके से अंजाम देने की योजना बनाई थी, लेकिन घटना स्थल पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें अपनी योजना बदलनी पड़ी। फॉरेंसिक जांच में खुलासा ये हुआ कि दोनों आरोपियों ने मिलकर पहले ये प्लान किया था कि सौरभ की बॉडी को वे ड्रम में नहीं सूटकेस में भरकर ले जाएंगे, लेकिन उनके पास उस वक्त मौजूद सूटकेस छोटा पड़ गया, जिसके चलते मौके पर ही प्लान को बदलना पड़ा और मुस्कान ने अपना शातिर दिमाग लगाया और वो एक नीला ड्रम लेकर आई और फिर उसने जो किया आप में से ज्यादातर लोग ये जानते ही हैं। लेकिन हाल ही में सामने आई फॉरेंसिक जांच में पता ये चला कि जो चाकू बरामद हुआ है उस पर मुस्कान और साहिल दोनों ही के फिंगरप्रिंट्स हैं, जिससे साफ है कि सौरभ की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ही ने बारी बारी से कोशिश की। सौरभ हत्याकांड की तह तक पहुंचने के लिए फॉरेंसिक और पुलिस टीम ने हर छोटे बड़े सुराग की बारीकी से जांच की है। इसी जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है, जो यह दर्शाता है कि हत्या के बाद सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी कुछ निशान छूट गए जो आरोपियों के लिए मुसीबत का सबब बन गए। फॉरेंसिक जांच में यह साफ हुआ है कि सौरभ की हत्या के बाद कमरे में मौजूद बेड शीट पर खून के धब्बे पड़ गए थे, जिन्हें साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया। आरोपियों ने समझा कि ब्लीचिंग पाउडर से खून के धब्बे पूरी तरह हट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खून और ब्लीचिंग पाउडर के मिश्रण के अंश फॉरेंसिक टीम को मिले, जिससे यह साबित हो गया कि घटना के बाद आरोपियों ने घटनास्थल को साफ करने की कोशिश की थी। इसके बावजूद खून के अंश पूरी तरह से मिट नहीं पाए और वह जांच टीम की पकड़ में आ गए। इससे पहले ब्रह्मपुरी थाना पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने मौके पर पहुंचकर सौरभ के किराए के मकान की गहनता से तलाशी ली थी। उन्होंने कमरे से खून के नमूने, फिंगरप्रिंट्स और अन्य फॉरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा किए। इसके साथ ही बेडरूम और बाथरूम दोनों का विस्तृत नक्शा तैयार किया गया।
ताकि अपराध की सटीक टाइमलाइन और घटना की दिशा का विश्लेषण किया जा सके। जांच टीम ने करीब 2 घंटे तक किराए के मकान में रहकर साक्ष्य जुटाए, जहां हत्या को अंजाम दिया गया था। इस दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई ताकि हर छोटे बड़े सबूत को दस्तावेज के रूप में रिकॉर्ड किया जा सके। इस शिफ्टिंग की प्रक्रिया प्रशासन द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार 10 दिनों बाद पूरी की गई। अब दोनों आरोपियों को मुख्य कारागार में रखा गया है, जहां उनके रहने के स्थान की भी पुष्टि हो चुकी है। मुस्कान रस्तोगी को 12वीं बैरक में रखा गया है, जबकि साहिल शुक्ला 18A बैरक में बंद है। जेल प्रशासन ने बताया कि मुस्कान ने जेल में रहते हुए सिलाई सीखने की इच्छा जताई है, जिसे स्वीकार करते हुए उसे जल्द ही सिलाई और कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाएगी। जेल में कैदियों के लिए इस तरह की सुधारात्मक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, ताकि वे जेल के समय का उपयोग किसी सकारात्मक कार्य में कर सकें। दूसरी ओर साहिल शुक्ला ने जेल प्रशासन से खेतीबाड़ी करने की अनुमति मांगी है। उसने जेल परिसर में उपलब्ध भूमि पर सब्जियां उगाने की इच्छा जताई है, जिसे प्रशासन ने सहमति दे दी है। जल्द ही उसे जेल में बागवानी और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में लगाया जाएगा। इस बीच पता ये चला कि सौरभ मर्डर के हत्या के आरोपी मुस्कान से जेल में अभी तक परिवार का कोई सदस्य मिलने नहीं पहुंचा है, तो वही साहिल की नानी जिला कारागार उससे मिलने के लिए पहुंची। बुलंदशहर निवासी साहिल की नानी पुष्पा ने बताया कि साहिल उनका बहुत ख्याल रखता था। साहिल ने कहा कि वो एक बार फिर बाहर आकर उनका ख्याल रखेगा। उन्होंने बताया कि वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, जिससे मैं उसकी चिंता न करूं। उन्होंने कहा कि यकीन नहीं हो रहा कि साहिल ऐसा कर देगा। उनका कहना ये है कि साहिल को मुस्कान और नशे ने बर्बाद कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा छोरा उसके पीछे पागल था। बुधवार को आरोपी साहिल की नानी उससे मिलने के लिए जेल पहुंची थी, तो यहाँ साहिल के कपड़े और कुछ नमकीन उसके लिए लेकर पहुंची थी। और इससे पहले मेरठ के ब्रह्मपुर स्थित आवास पर बुधवार को सौरभ की शोक सभा हुई। नम आंखों से लोगों ने सौरभ को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान परिजनों ने इस पर शोक प्रकट भी किया। और परिजनों का इस वक्त भी रो रो कर बुरा हाल था, और खासकर उसके भाई बबलू की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उनकी मां रेणु तो बेसुध ही हो गई और उनको पानी पिलाया गया, ब्लड प्रेशर चेक किया गया। सौरभ की मां ने कहा कि मुस्कान के परिजनों की भी इसमें संदिग्ध भूमिका है और उनको भी जांच के दायरे में लाए जाने की बात कही गई। सौरभ को याद करके भाई बबलू बुरी तरह से रोते रहे और रोते हुए बबलू ने कहा कि भतीजी पीहू को वो अपने घर लाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जिस तरह परवरिश मुस्कान की हुई उसी तरह के परिवेश में उसकी भतीजी परवरिश हो। हाँ, हम रखेंगे। हम नहीं चाहते उस माहौल में उसकी परवरिश हो। इतना गंदा माहौल है। जब उनकी लड़की की ऐसी परवरिश हुई है तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी ऐसी परवरिश हो। मां रेणु सिंह को बेसुध होने पर किसी तरह से परिवार ने संभाला। शोक सभा में मौजूद रिश्तेदार उसके दोस्त सौरभ को याद करके भावुक हो गए और उनकी बुआ की जो बेटी थी, उन्होंने कहा कि सौरभ बचपन से ही बहुत चंचल और नटखट था। बहुत ही अच्छा उसका स्वभाव था, लेकिन ऐसा हो जाएगा इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उधर पीहू के नाना नानी यानी मुस्कान के माता पिता ने भी पीहू को लेकर अपनी अपनी बात रखी है। आइए उनकी बात भी सुनते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा। मैं मना नहीं कर रहा, वो दादा दादी है, मैं नाना नानी, और जो उनका भी ब्लड है इसके अंदर और मेरा भी है, दोनों का ब्लड है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 2 साल के लिए सौरभ बाहर गए या उससे भी पहले कभी इन लोगों ने पीहू को मिलने की कोशिश करी? इस बात का जवाब दें। अब ये 2 साल के लिए बिल्कुल इन्होंने कोई पीहू के बारे में बात नहीं करी, ना मिलने की कभी कोशिश करी 2 सालों में भी। अब ये कह रहे हैं जिस दिन से घटना हुई है हमने पीहू को नहीं देखा। मैं ये जवाब दें कि इन्होंने पहले पीहू के बारे में क्यों नहीं सोचा, और अब ये किस वजह से कह रहे हैं मैं नहीं जानता। पर मेरे को ये लगता है कि ये बड़ा होकर बच्चा अपने पापा की प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांगे, इस वजह से ही इस बच्चे को लेना चाह रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। पर मैं इस पे एक बात और कहना चाहूँगा, मैं कहीं भी बयान करने के लिए तैयार हूँ कि मेरा बच्चा या मैं
कभी आपकी प्रॉपर्टी में ये पीहू अपने पापा का हिस्सा नहीं लेगी। मैं आधार कार्ड लगवा के, इसका अंगूठा लगवा के इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ अभी। मतलब किसी भी कीमत पे आप पीहू को नहीं जाने देंगे। आपने कहा कि उसके अंदर उनको मुस्कान दिखाई दी। हाँ, उन्हें इसमें अपना बेटा नहीं, मेरी लड़की दिखाई देगी हमेशा, और वो इसे घृणा से रखेंगे। मैं नहीं दूंगा इस बच्चे को। मैं भी यही कहती हूँ कि 6 साल से हमारे पास रही है वो, हम उसके बिना नहीं रह सकते। 6 साल में कभी वो 2 दिन भी या 1 दिन भी वहाँ 2 घंटे भी नहीं रही। तो वो बच्ची छोटी सी है, अभी अपने मम्मी पापा को ही मिस कर रही है इतना। वहाँ जाएगी तो हमें सबको करेगी। तो आप ये खुद सोचो, छोटी सी बच्ची पे इतना प्रेशर हम माइंड पे डाल देंगे तो उसके आने वाले टाइम में उसके माइंड का क्या हो सकता है। किस तरीके से आप समझाती हैं उसे, किस तरीके की उसकी दिनचर्या है, क्या क्या कहा है मतलब सौरभ के बारे में और उसके पिता के बारे में? और अभी 6 साल की है ना, तो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि ये हुआ है सब तो मैं रोऊं, ऐसा नहीं है। बस हम कहती है तो मैं कह देती हूँ मम्मी पापा लंदन चले गए, तुम बड़े हो जाओगे तब आएंगे। तो उस बात को समझ लेती है, कहती है ठीक है नानी। क्या नानी किसी भी कीमत पे नहीं जाने देंगी? मैं कहीं किसी भी कीमत पे नहीं जाने दूंगी। लोग बात कह रहे हैं उन्होंने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं, उसे भी क्या संस्कार देंगी। तो मैं इस बात पे ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते बुरे, ना मैंने दिए हैं। बच्चा बड़े होकर कहाँ कैसे क्या सीख रहा है वो वही जानते हैं। कोई से भी पेरेंट्स गलत संस्कार अपने बच्चों को नहीं देते, और ना ही मैं दे रही हूँ। कोई भी मतलब 6 साल में एक भी पिक नहीं दे सकते वो हमें कि भाई चलो दादा दादी है कि बर्थडे है बुलाया हो उसे, कभी नहीं बुलाया। 6 साल में सौरभ ने अपनी बेटी का बर्थडे हमारे साथ मनाया है, हम पे सारी पिक्स हैं उसकी। तो अब कहाँ से ये दादा दादी इतना बोल रहे हैं कि हमें चाहिए। 6 साल में कभी याद नहीं आई ना बेटे की, बेटा कैसा रह रहा है, कैसे हालात में रह रहा है। अब उन्हें बेटी चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा वो क्यों चाहिए। एडवोकेट रेखा जैन और उनके पैनल के 3 सदस्य शुक्रवार शाम जेल पहुंचे और मुस्कान और साहिल से अलग अलग बैरक में केस के बारे में कुल 15 अहम सवाल पूछे। तो चलिए जानते हैं कि वह 15 सवाल क्या थे। सवाल नंबर 1, वारदात के दिन क्या हुआ था? इस पर मुस्कान ने जवाब दिया कि सौरभ अपने घर से खाना लाया था, हमारा उस रात भी झगड़ा हुआ, फिर वो कुछ देर के लिए बाहर चला गया, उसके आने के बाद वो खाना खाकर सोने चला गया, उसके बाद हम लोगों से कुछ गलत हो गया। दूसरा सवाल, ऐसी क्या परिस्थिति थी जो तुम दोनों ने हत्या करने पर उतारू हो गए? इस पर मुस्कान ने जवाब दिया, ऐसा सोचा नहीं था, हम गलत लोग नहीं हैं। तीसरा सवाल जब पूछा गया मुस्कान से तो वो था कि तुम्हारा और साहिल का रिश्ता क्या है? अब इस बात पर मुस्कान ने जवाब दिया, पहले दोस्त थे, अब मैं साहिल से प्यार करती हूँ। जब एडवोकेट ने चौथा सवाल पूछा, सवाल ये था कि साहिल तुम मुस्कान को कब से जानते हो और कब तुम्हारी पहली मुलाकात हुई? तो इस पर साहिल ने जवाब दिया, पहले पढ़ते थे फिर मिले, दोस्ती तो पहले से ही थी, हमें प्यार हो गया। सवाल नंबर 5 जो एडवोकेट ने पूछा वो ये था कि तुम दोनों में संबंध किस लेवल तक के थे? इस पर साहिल ने जवाब दिया जैसे एक पति और पत्नी में होने चाहिए। वहीं छठे सवाल जो था वो ये था कि मुस्कान तुम्हारे और सौरभ के बीच संबंध कैसे थे? अब इस सवाल पे जो जवाब मुस्कान ने दिया वो ये था कि सौरभ एक अच्छा इंसान था, उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा, फिर वो मुझे अकेला छोड़ गया। वहीं 7वां सवाल ये पूछा गया कि मुस्कान तुम्हारे और सौरभ के बीच कितने वक्त से और किस बात का झगड़ा था? अब इस पर मुस्कान ने जवाब दिया कि 2 साल पहले से झगड़ा हो रहा था, मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। इसके बाद 8वां सवाल पूछा गया कि मुस्कान क्या तुम सौरभ को तलाक देना चाहती थी? इस पर मुस्कान ने जवाब दिया, नहीं, मैं उसे तलाक नहीं देना चाहती थी। वहीं अगर 9वां सवाल की बात करें जो मुस्कान को जेल में पूछा गया वो ये था कि सौरभ तुम्हें तलाक क्यों नहीं देना चाहता था? तो मुस्कान ने उससे इस पे जवाब दिया कि वो मुझे प्यार करता था। वहीं 10वां सवाल ये था कि मुस्कान आपके परिवार वाले आपके साथ क्यों नहीं आ रहे? इस पर मुस्कान ने जवाब दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। 11वां सवाल ये था कि मुस्कान आपकी माँ ने ही आपको फांसी देने की बात कह दी है, क्या वो आपसे शुरू से नाराज थी? अब इस पूरे मामले पर मुस्कान ने जवाब दिया, हाँ, वो मुझसे पहले से नाराज ही रहती थी। वहीं अगर 12वीं सवाल की बात करें तो ये पूछा गया, वारदात के दिन क्या तुम दोनों ने नशा कर रखा था? मुस्कान ने जवाब दिया, जी थोड़ा सा। वहीं 13वां सवाल ये था कि साहिल और मुस्कान
क्या तुम दोनों ने कोर्ट या मंदिर में शादी की है? तो इस पर मुस्कान ने जवाब दिया कि मंदिर में शादी की थी। वहीं जो 14वां सवाल था वो ये था, सौरभ की हत्या के बाद तुम दोनों कहाँ गए और क्या क्या किया? अब इस पर जवाब मुस्कान ने दिया कि हम लोग घूमते रहे। वहीं जो 15वां सवाल था वो ये था कि पुलिस कैसे तुम दोनों तक पहुंची और तुम्हें पुलिस ने कहां कहां लेकर गई? पर मुस्कान ने जवाब दिया कि हम लोग पुलिस के पास गए थे, फिर वो हमें सौरभ के घर लेकर आई थी। तो ये थे वो सवाल जवाब जो जेल के भीतर सरकारी वकील रेखा जैन ने अपनी पैनल टीम के 3 सदस्यों की मौजूदगी में मुस्कान और साहिल से किए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर साहिल और मुस्कान को फांसी कब होगी? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मुस्कान को जो फांसी की सजा मिली है वो फिलहाल मेरठ की जिला अदालत ने सुनाई है, लेकिन भारत की न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार किसी भी फांसी की सजा को अमल में लाने से पहले हाई कोर्ट की मंजूरी जरूरी होती है। यानी जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट जिला अदालत के फैसले को मंजूरी नहीं देता तब तक फांसी नहीं दी जा सकती। इसके बाद भी मुस्कान और साहिल के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार रहेगा। अब अगर हम भारतीय न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया देखें तो पहले जिला अदालत में तारीखों का लंबा सिलसिला चलेगा, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कई सुनवाई होंगी। संभव है 40 से 50 तारीखें लगें। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जहां फिर से सालों तक सुनवाई चलेगी। इस पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए फ्यूचर दृष्टि। धन्यवाद।